नमस्कार साथियों, हॉल एंड हॉल संवाद के इस मंच से मैं अमित कुमार सिंह इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का, इस चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे विमर्श का विषय होगा गांधी अंबेडकर बहस के सबक, और इस विषय पर बोलने के लिए हमने आमंत्रित किया है श्री निशिकांत कोलगे जी को। निशिकांत कोलगे जी अंबेडकर और गांधी पर काम करते रहे हैं। इनके एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। आपने मद्रास आईआईटी से अपना पीएचडी किया है इतिहास विषय में। पीएचडी करने के बाद आप 8 वर्ष तक त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे इतिहास के। वहीं आप गांधी स्टडीज के कोऑर्डिनेटर भी थे। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से निशिकांत कोलगे जी दिल्ली आए और यहां सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज में, जिसको सीएसडीएस के नाम से हम लोग पॉपुलरली जानते हैं, वहां आजकल एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इसके अलावा भी ये साबरमती आश्रम फेलो रहे, 2018-19 में नेहरू फुलब्राइट फेलोशिप रही इनके पास, और आप लगातार लिखने में सक्रिय रहते हैं। गांधी और अंबेडकर पर दोनों पर आपके बहुत सारे आर्टिकल्स देश के लीडिंग जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। आप ईपीडब्ल्यू में लिखते हैं, गांधी मार्ग में लिखते हैं, और आपकी किताब भी, गांधी पर एक किताब भी आपकी पब्लिश हुई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से, गांधी अगेंस्ट कास्ट। 2017 में ये किताब पब्लिश हुई थी। और कई जर्नल्स जो है उनके आप रेफरी भी हैं, आप ईपीडब्ल्यू के भी रेफरी रहे हैं। तो आपका एक गांधी और अंबेडकर पर लिखने का और एकेडमिक जगत में एक स्थान है। इस विमर्श में जिस पर आप बोलने आ रहे हैं उसको लेकर एक आपकी विशिष्ट पहचान है। निशिकांत कोलगे जी का जो गांधी और अंबेडकर बहस में स्टैंड रहा है, जो आप उनके तमाम लेखन को पढ़कर समझ सकते हैं, वो बड़ा प्रासंगिक है। और मुझे इस बारे में एक जर्मन फिलोसोफर एडमंड हुसल की याद आती है। एडमंड हुसल कहता था कि अगर आप ज्ञान तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको पहले पूर्वमान्यताएं हटानी होंगी, प्रीसपोजिशंस हटानी होंगी, क्योंकि किसी प्रिजुडिस और प्रीसपोजिशन के साथ आप किसी व्यक्ति को, किसी ज्ञान को नहीं समझ सकते। ठीक यही बात निशिकांत कोलगे जी के तमाम लेखन में भी आपको दिखाई देती है, जहां वो इस बात पर बार बार अपील करते दिखते हैं कि एकेडमिक बहस को पॉलिटिकल नैरेटिव से अलग किए जाने की जरूरत है। हम पॉलिटिक्स में गांधी और अंबेडकर को जैसा समझते हैं, खासतौर पर हमारे देश में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के दौर में, जहां पहचान की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति ने महापुरुषों का एप्रोप्रिएशन किया है, जो हमारे देश के सबके महापुरुष हैं, साझी विरासत है हमारी गांधी और अंबेडकर, उनको भी हमने अलग अलग आइडेंटिटीज के साथ जोड़कर अलग अलग खेमों में बांट दिया है। इससे इन दोनों महापुरुषों के बारे में हमारी बहस बौद्धिक और एकेडमिक नेचर की नहीं रह गई, बल्कि वो अपने स्वरूप में पॉलिटिकल बन गई। इस पॉलिटिकल बहस से अलग जो समझ, प्री सपोजिशन लेस जो समझ होनी चाहिए, उसको लेकर एक विमर्श की जरूरत है। इस कड़ी में हमने पिछले सत्र में प्रोफेसर पूर्वानंद को बुलाया था और आज दूसरे सत्र में हमने निशिकांत कोलगे जी को आमंत्रित किया है। उम्मीद है कि इस चैनल को देख रहे बहुत सारे साथी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, इसके छात्र छात्राएं इस विमर्श को देखकर गांधी और अंबेडकर के बारे में एक नए तरीके से सोचने की शुरुआत कर सकेंगे। अगर ऐसा होगा तो अपने इस सत्र को, इस विमर्श को सार्थक समझेंगे। अब मैं इस परिचय के बाद आपको लिए चलता हूं सीधे गूगल मीट में, जहां श्री कोलगे बहुत सारे साथियों का इंतजार कर रहे हैं जुड़ने के लिए। वहां भी बहुत सारे साथी उनका इंतजार कर रहे हैं। हम लोग गूगल मीट में गांधी अंबेडकर बहस के सबक पर सीधे बातचीत शुरू करेंगे। जुड़ गए। अच्छा, निशिकांत सर जुड़ गए? हाँ, जुड़ गए आप। तो निशिकांत कोलगे जी हमारे साथ आ गए हैं। हम उनका हॉल एंड हॉल संवाद के इस प्लेटफॉर्म पर ढेर सारा स्वागत करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सर आज के इस व्याख्यान में, और हम आपसे अनुरोध करते हैं
कि आज के इस सत्र में आप अपना व्याख्यान शुरू करें। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके निमंत्रण का और मेरे परिचय का। सबसे पहले आज 30 जनवरी है, गांधी का शहादत दिवस है। मैं इस अवसर पर गांधी जी को नमन करता हूं। मैं प्रोफेसर अपूर्वानंद जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने आप लोगों से मेरा परिचय कराया और बहुत अच्छा कार्य करा। अमित जी से तो कुछ मेल और व्हाट्सएप इंटरेक्शन हुआ है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हॉलैंड हॉल संवाद करके आप लोगों ने ये परंपरा चालू करी है। मुझे अपने आईआईटीज के हॉस्टल्स के दिन याद आ गए और ये बहुत अच्छा प्रयास है और मैं उसकी सराहना करता हूँ। और ये एक बहुत सराहनीय कदम है कि इस तरह का डायलॉग जो है आप लोगों ने शुरू करा है। तो मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो गांधी अंबेडकर की बहस के सबक के ऊपर मैं बोलने वाला हूँ। बेसिकली 3 छोटे छोटे भाग होंगे, 2 छोटे भाग, एक बड़ा भाग जो मैं बोलने जा रहा हूँ। पहला मैं बोलना चाह रहा हूँ कि क्यों हमको गांधी अंबेडकर की बहस की पुनः विचार करना चाहिए। ये जो होगा इसके मैं 2-3 कारण पहले आपके सामने रखूंगा। दूसरे में मैं ये बात करूंगा दूसरे खंड में कि भाई यो क्या किन चीजों का हमें ध्यान रखना है जिससे कि ये गांधी संवाद जो है, गांधी अम्बेडकर संवाद, वो एक डेड एंड पर ना पहुंच जाए कि वहां से हम कुछ भी सबक ना ले पाए। और तीसरे खंड में मैं गांधी और अम्बेडकर के जाति के विनाश के तरीकों के में जो जो अंतर है उस पे मैं चर्चा करूंगा, जिससे कि हम ये सब क्या सबक निकाल सके गांधी और अंबेडकर के। मेरा जो विषय है वो बहुत फोकस, मतलब खासकर उनके जाति के विनाश के संदर्भ में, उनमें जो उनके मेथड में डिफरेंसेस है उस पर हम बात करेंगे। ये 3 भाग ब्रीफली में जो है आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो पहली बात हमें यह समझना है कि गांधी अंबेडकर संवाद काफी पुराना, काफी समय से लोग इस पर बोलते लिखते आए और हमारा बहुत सारे स्कॉलर ने इस पर हमारा ज्ञानवर्धन किया है। ये कोई, लेकिन हमें इसकी वापसी की क्यों जरूरत है? तो ये बात पहली, ये हमको बात समझनी है कि जो दलित आंदोलन है वो वो उसका उदय और प्रसार जो हुआ है वो गांधी ने किस तरह से जाति के प्रश्न को टैकल करा, किस तरह से समझा, उसके रिजेक्शन के आधार पर हुआ है। पूरा दलित आंदोलन गांधीयन मेथड्स के रिजेक्शन पर खड़ा हुआ है। लेकिन अब परिस्थितियां चेंज हो गई है, लगभग 100 साल हो गए हैं और ये हमें समय है कि हम उन उस दलित आंदोलन के मेथडों पर पुनः विचार करें या जाति के विनाश की जो प्रक्रिया है उसको पुनः तरह से समझने की कोशिश करें। तो ये जो परिस्थितियां बदली है 100 सालों में, वो परिस्थितियां हमें फोर्स करती है कि हम गांधी अंबेडकर के संवाद को एक नए तरह से देखने की कोशिश करें। दूसरा जो है हमें इस संवाद में फिर से रुचि लेने का कारण ये हो सकता है कि कुछ दलित स्कॉलर ये मान लेते हैं कि अंबेडकर ने जो कहा है वो अंतिम वाक्य है। उन्होंने जो जाति की व्याख्या करी है, उनके उनके जाति के विनाश के लिए जो तरीके बताए हैं वो जो है निरंतर चिरंजीवी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जबकि अंबेडकर वो होते तो वो खुद इस तरह के विचारों का विरोध करते हैं, क्योंकि वो बुद्धा की तरह थे। वो बोलते थे अत्यदीप भव, हमें अपने खुद के विचारों पर पुनः अवलोकन करते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। तो ये अंबेडकर के रैशनैलिटी का भी जो है एक रिस्पेक्ट होगा कि वो चाहते हैं कि हम उनके विचारों को दूसरे के विचारों के साथ साझा करके देखें, समझें, ना कि उन्होंने जो कहा है वैसी तरह के मान ले। तो ये अंबेडकर की जो रैशनैलिटी है उसके रिस्पेक्ट करने के लिए भी हमको गांधी और अंबेडकर के संवाद को पुनः से समझने और सोचने की जरूरत है कि ये इससे हम क्या सबक ले सकते हैं। तीसरा, कुछ कंजर्वेटिव ताकतें हैं आज के समय में जो गांधी को अप्रोप्रिएट करना चाहती है। गांधी का सादगी भरा जीवन, सिंपल सादगी भरा जीवन, उनका धर्म में बहुत अधिक आस्था, इन सब से इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि वो बहुत रूढ़िवादी थे, जातिवादी थे और तरह तरह के पाखंडों में विश्वास करते थे। तो गांधी को इस तरह के
हम गांधी को हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर इस तरह इनकरोचमेंट से कंजर्वेटिव ताकतें उसे अपना ना बना ले, इस तरह से इस बात के लिए भी हमें गांधी अंबेडकर बहस को दोबारा से देखने की जरूरत है। तो मेरा ये 3 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे कि इन 3 कारणों से हमें गांधी अंबेडकर को के सबक के बहस को दोबारा से देखना है। एक, तत्कालीन परिस्थितियां हमें इसके लिए फोर्स करती है। दूसरा, अंबेडकर की रैशनैलिटी हमें इनकरेज करती है। तीसरा, हमको गांधी को कंजर्वेटिव ताकतों से बचाने की जरूरत है। ये बात हम यहाँ खत्म करते हैं। अब दूसरी बात कि जब हम गांधी अंबेडकर डिबेट पर बात करते हैं, गांधी अंबेडकर संवाद पर, तो कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। जैसे कि इस बात में कोई संदेह नहीं कि सभी मानते हैं कि गांधी जो अंबेडकर जो थे वो जाति को मानते थे कि ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें एक वर्ग का के साथ इंजस्टिस होती है और इसका पूर्णतः इसकी समाप्ति हमें करनी है। तो अंबेडकर के इंटेंशन पे कोई जो है चर्चा नहीं कर, क्वेश्चन कर सकता, लेकिन गांधी के इंटेंशन पर हमेशा ये प्रश्न चिन्ह लगा रहता है कि गांधी जो है शायद वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा छुआछूत को खत्म करना चाह रहे थे, लेकिन वो पूरी जाति के विनाश की बात वो नहीं कर रहे थे। तो ये बात तो मैंने अपनी किताब में ये संशय दूर करने की कोशिश करी हूँ कि भाई नहीं, ऐसा नहीं था। गांधी और अंबेडकर के दोनों के मेथड अलग है, दोनों की प्रक्रिया, दोनों के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों एक समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे जहां सभी लोगों को एक समान रिस्पेक्ट मिले, एक समान इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये एक बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम ये बात ध्यान नहीं रखते कि गांधी भी जो है जाति का विनाश करना चाह रहे थे, तो हमारे पास गांधी अंबेडकर बहस से कुछ सबक सीखने लायक हम इस संदर्भ में एटलीस्ट मैंने बताया पहले वेरी स्पेसिफिकली मैं जाति के विनाश की बात कर रहा हूँ, हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हमको हमारे हीरोज के इन क्रिटिकल एप्रोप्रिएशन, इन क्रिटिकल जो है बिना आलोचनात्मक आराधना नहीं करनी चाहिए। हमें ये नहीं कि उनको हीरो बना दिया जाए, सुपर हीरो बना दिया जाए। ऐसे में वो क्या होगा, उनसे उनकी हम ऐतिहासिकता छीन लेंगे, वो एक टाइमलेस फिगर बन जाएंगे जिससे हम कंटेम्प्रेरी समय में कुछ चीज सीख नहीं सकते। सिर्फ पूजा की जा सकती है, मूर्तियां बनाई जा सकती है। तो हमको ये नहीं करना चाहिए, हमको उनके साथ क्रिटिकली इंगेज करना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि हमको उनकी वर्शिप नहीं करनी है, उनके साथ उनकी ऐतिहासिकता को बनाए रखना। ये समझना चाहिए कि समय के साथ वो इवॉल्व हुए, उन्होंने अपनी पोजीशनें चेंज करी, कुछ उनके राजनीतिक मजबूरियां थी, कुछ उनकी व्यक्तिगत मजबूरी थी। ये सब बातें ध्यान में रख के उनको एक ऐतिहासिक व्यक्तियों की तरह हमें जज करने की कोशिश करना चाहिए। हमको उनकी प्रशंसाएं करते नहीं बैठना चाहिए, स्तुतियां नहीं करते रहना चाहिए। दूसरी बात जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि हमको एक को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे को छोटा नहीं दिखाना चाहिए। ये मैंने देखा हूं आजकल एक बहुत टेंडेंसी है वर्तमान समय में कि आपको या तो दोनों में से एक का साइड लेना है, या तो आप अम्बेडकरवादी हो सकते हैं या गांधीवादी हो सकते हैं। ये राजनीतिकों के लिए ये संकीर्णता हो सकती है, लेकिन इतिहासकारों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए, एक क्या बोलते तार्किक व्यक्ति के लिए ये मजबूरी नहीं है। उसके कई हीरो हो सकते हैं, वो कई लोगों की प्रशंसा एक साथ कर सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक को बड़ा बनाने के लिए दूसरे को छोटा ना करे, और दूसरे को छोटा करने के लिए एक को बड़ा ना बनाए। उनके बीच में दोनों की महत्ताओं को समझना चाहिए और दोनों की कमजोरियों को भी हमको समझने की कोशिश करना चाहिए। तीसरी बात जो मैं आपसे ये कहना चाह रहा, ये बात भी हमको ध्यान रखनी है कि यहाँ एक प्रयास चल रहा है बुद्धिजीवियों के बीच में भी, एक्टिविस्टों के बीच में भी, कि उनके बीच में रिकंसाइलेशन कर दिए। ये कि दोनों एक ही चीज करना चाह रहे थे, ये भी बहुत खतरनाक चीज है। इसमें क्या होता है, एक के व्यक्तित्व का दूसरे के व्यक्तित्व पर अतिक्रमण जैसा हो जाता है, एक दूसरे की छाया में ढक जाता है। तो हमको उनके बीच के जो डिफरेंसेस है उनको रिकंसाइल भी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनको वो जैसे हैं उस तरह से अलग है तो अलग तरीके से समझ, क्योंकि उससे
इनएप्रोप्रिएट इनकरोचमेंट हो जाता है, एक पर्सनालिटी दूसरे पर्सनालिटी में ढक जाती है। तो इस तरह का प्रयास भी हमको से बचना चाहिए। चौथा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आज के मेरे इस वक्तव्य के लिए, कि हमको उनके डिफरेंसेस पर जोर देना चाहिए। डिफरेंसेस पे जोर देने का मेरा ये मतलब नहीं कि भाई वही जो मैंने कहा कि लड़ाई झगड़े जिस तरह से चलते हैं न्यूज़पेपर में, एक का साइड लो दूसरे को गालियां, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। डिफरेंसेस का मतलब ये है कि हमें ये चीज समझना चाहिए कि उनको चीजों को समझने के उनके तरीके अलग अलग थे। जब हम ये बात समझ जाएंगे कि उनके चीजों को समझने के तरह अलग अलग थे, और ये समझ जाएंगे कि उन दोनों तरीकों की हमें जरूरत है समाज में मिलजुल परिवर्तन लाने के लिए, तभी हम उनके दोनों को उनके उनके दोनों उस बहस से हम कुछ सबक सीख पाएंगे। तो हमको उनके डिफरेंसेस पे एम्फेसाइज करना चाहिए, जिससे कि एक की पर्सनालिटी दूसरे को इनकरोच ना करे, और दूसरा जो है हम उनसे कुछ सबक ले पाए कि ये दो अलग अलग तरीके के मेथड है, क्या हमें दोनों की जरूरत है या एक समय एक की ज्यादा जरूरत है, दूसरे समय दूसरे की कम जरूरत है। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमको उनके डिफरेंसेस को रिकंसाइल नहीं करना है, बल्कि उनके डिफरेंसेस पर हमको जोर देना है कि ये जो है अलग अलग थे। और ये तो स्वाभाविक है कि किसी समस्या का एक हल तो हो नहीं सकता है, कई हल हो सकते हैं, और एक ही व्यक्ति कई हल भी प्रपोज कर सकता है, और कभी हो सकता है हम एक एक पर ज्यादा ध्यान दें, दूसरे पे कम ध्यान देना पड़े। जिस तरह की परिस्थितियां होती है उस हिसाब से हमें निर्णय लेना पड़ता है। तो अब मैं जो तीसरा पार्ट में मैं आपसे बातें करना चाह रहा हूँ, वो 3-4 बिंदुओं पर हम गांधी और अंबेडकर के जाति के विनाश के जो उन्होंने तरीके बताए उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। तो पहला जो हम समझ सकते हैं उनके डिफरेंसेस को, तो एक बोलेंगे सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिप्राइवेशन वर्सेस फॉल्स कॉन्शियसनेस। गांधी अंबेडकर दोनों ये मानते थे कि हमें इस तरह का समाज चाहिए या ऐसी सामाजिक व्यवस्था चाहिए जो व्यक्ति का सबसे सर्वश्रेष्ठ बाहर निकालने में मदद कर सके, कि जो व्यक्ति अपने समाज में क्या सर्वोत्तम तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो जो है ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो उसको बाहर ला सके और समाज उसका भरपूर उपयोग कर सके। दोनों ये मानते थे कि जाति जो है इस तरह की व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था जो है इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाती सबको कि वो अपना बेस्ट निकालो। उनके अलग अलग तरीके थे, लेकिन गांधी की समझ ये थी कि जाति से दोनों सभी लोग प्रभावित थे, सारा हिंदू समाज प्रभावित थे। वो मानते थे कि अगर जाति के कारण दलितों का दमन हो रहा है तो अपर कास्ट का भी वो अमानवीय बनते जा रहे हैं। अगर वो इस तरह से व्यवहार करते हैं, किसी के साथ छुआछूत की व्यवहार करते हैं, किसी पे अत्याचार करते हैं, तो वो भी अपने आप में अमानवीय बन रहे हैं। और जाति का विनाश करना जो है सभी लोगों के लिए जरूरी है, वो चाहे अब ऊंची जाति के लोग हो चाहे तथाकथित नीची जाति के लोग हो, सभी के लिए ये जाति का विनाश करना जरूरी है। और उनके हिसाब से ये समझना होगा कि यार ये जाति की ऊंच नीच की भावना समाज में विकसित कैसे होती है। तो उनका ये मानना है कि ये जो छुआछूत की भावना है और श्रम, शारीरिक श्रम को निम्न निम्न स्तर का मानना, इन दो कारणों से, ठीक है। तो आप जो फीलिंग है या जो कॉन्शियसनेस है प्यूरिटी और पोल्यूशन का, और जो है कि ये हम मानते हैं कि शारीरिक श्रम जो है निम्न श्रेणी का वर्ग होता है, ये जो समझ है मानसिक, इसके कारण ही जाति की ये व्यवस्था सस्टेन करती है, ये ऊंच नीच की भावना सस्टेन करती है। और अगर हम इसको हटा देंगे सिस्टमैटिक तरीके से तो जाति का विनाश हो जाएगा और एक समाज ऐसे समतामूलक समाज का निर्माण होगा। ये जो है, और ये सभी के लिए जरूरी है, ऊंची जाति के लोगों के लिए भी जरूरी है और जो है निम्न जाति के लोगों के लिए। अंबेडकर जो है गांधी की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना यह है कि ये तो मैं मान सकता हूं कि तथा ऊंची जाति के लोगों को एक अच्छा इंसान बनने के लिए छुआछूत और भेदभाव की भावना को त्यागना होगा, लेकिन जाति जो एक वास्तविक चीज है, वास्तविक है, समाज में पैसा, समृद्धि, एजुकेशन, पॉलिटिकल पावर,
ये भी जाति के अनुसार बटा हुआ है। ये एक बड़ी वास्तविक चीज है और ये सामाजिक आर्थिक लड़ाई, सामाजिक और आर्थिक डिप्राइवेशन का प्रश्न है। ये सिर्फ किसी के मानसिक में परिवर्तन करने की बात नहीं है। ये जो है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हिस्सेदारी की बात है। तो इसके लिए हमको अलग तरीके से सोचना समझना पड़ेगा। मैं यहाँ भी बताना चाहता हूँ कि ये उनकी डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग है। इसका ये मतलब नहीं है कि गांधी जो है दलितों के आर्थिक विकास में कोई सहयोग नहीं करे उनके आंदोलन ने। उन्होंने एजुकेशन के थ्रू आर्थिक विकास के लिए बहुत कार्य किया था। 20s में उन्होंने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू करा तो उन्होंने कहा था कि जब तक हर स्कूल में दलित लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा, मैं तब तक नहीं मानूंगा कि हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सक्सेस हुआ। उन्होंने हरिजन सेवक संघ बनाया, दलित बच्चों को स्कॉलरशिप दी और भी तरह से आर्थिक सहयोग दिया जिससे वो पढ़ाई करे। तो वो भी ये मानते थे कि उनके आर्थिक उत्थान की जरूरत है। और अंबेडकर भी ये मानते थे कि क्या बोलते, हमें मानसिक परिवर्तन लाने की भी जरूरत है, लोगों के वैचारिक परिवर्तन की भी वो पहल करते थे। लेकिन उन लोगों के अलग अलग समय पर अलग अलग एम्फेसाइज थे। अंबेडकर का एम्फेसाइज इस बात पर था कि हमको पहले जो है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़नी है, और गांधी का ये मानना था कि हमें जो है लोगों के वैचारिकी में परिवर्तन लाना पड़ेगा। उससे अंबेडकर भी ये मानते थे कि मानसिक विचारों में परिवर्तन लाने की जरूरत है। लेकिन वो गांधी से इस बात के लिए सहमत नहीं थे कि सिर्फ छुआछूत की भावना और क्या बोलते श्रम, शारीरिक श्रम को समाज में एक उचित स्थान मिल जाए सम्मान का, जिससे कि ये गैर बराबरी खत्म हो जाएगी। वो ये मानते थे ये गैर बराबरी फॉल्स कॉन्शियसनेस है, वो जो है लोग हिंदू समाज में ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों से उसकी वैलिडिटी होती है। तो जब तक हम लोगों को ये ना सिखाए कि इन ग्रंथों से जो है ये छुआछूत और इनकी भावनाओं, ऊंच नीच की भावनाओं का कोई संबंध नहीं है, तब तक हम जाति का विनाश नहीं कर सकते। और वो एक कदम और आगे जाते हैं, अगर हम इस बात में असक्षम रहते हैं तो हमें तो धार्मिक ग्रंथों का भी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ज्यादा बड़ी लड़ाई ये है कि समाज को एक समतामूलक समाज हमको जो बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि अगर हम जाति के विनाश की बात करते हैं तो दोनों एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप नहीं कह सकते कि सिर्फ वैचारिकी परिवर्तन से ही समाज में परिवर्तन आ जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीति में भी हिस्सेदारी की परिवर्तन की जरूरत है, वहां पर भी लोगों को उचित है। तो ये बात हम ये सीख सकते हैं कि ये दोनों प्रक्रियाएं जो है महत्वपूर्ण है और दोनों की हमें जरूरत है और दोनों पे हमें बल देने की जरूरत है। दूसरा जो अंतर हम देखते हैं गांधी के तरीके में और अंबेडकर के तरीके में, वो है कि सोसाइटी ओरिएंटेड रिफॉर्म या स्टेट स्पॉन्सर रिफॉर्म। गांधी का ये मानना था, गांधी ये मानते थे, गांधी की ये मेथड थी कि वो एक पर्सनल एग्जाम्पल क्रिएट करे, इस तरह का व्यक्तित्व बने जिसको देखकर सभी लोग सीखें कि जाति की मतलब छुआछूत जो है गलत है और शारीरिक श्रम करना कोई बुरी बात नहीं है। और उन्होंने ऐसे कई हजारों लोगों की टीम खड़ी करी जो गांव गांव में जाकर ये प्रचार करते थे कि भाई जो है छुआछूत करना बुरी बात है, पाप है, और वो श्रम को भी, शारीरिक श्रम को भी हमें एक समान इज्जत देनी चाहिए। वो इस तरह का उनका अपना मेथड था। गांधी ये बहुत सीरियसली मानते थे कि हमको व्यक्ति के उसके तार्किकता पर और उसकी नैतिकता पर विश्वास करना चाहिए। अगर आप उसे पुकारोगे तो वो बहुत रैशनल होता है और मॉरल होता है, वो इस बात को समझेगा कि अगर ये कोई गलत बात है और उसे अपने चेंज करने की कोशिश करेगा। वो स्टेट ओरिएंटेड रिफॉर्म के बहुत विरुद्ध थे। उनका ये मानना था स्टेट जो इंसान को एक गधे की तरह ट्रीट करता है, कि आप एक जानवर हो, आप में बुद्धि नहीं है, आप में नैतिकता नहीं है, आपको मार मार के सिखाया जाएगा कि आप इस तरह से करिए, अदरवाइज आप जो है नहीं करोगे। गांधी इस तरह के किसी भी आंदोलन के पक्षधर नहीं थे। उनका पूर्ण विश्वास था कि अगर व्यक्ति जो होता है तार्किक होता है और जो होता है मानवीय होता है, और अगर आप उन्हें सही तरह से समझाएं
कि ये जो है जात पात की व्यवस्था जो है, ऊंच नीच की जो भावना है वो गलत है, वो सुन जाए। तो वो एक इस तरह के आंदोलन के पक्षधर थे जिसमें समाज की मैक्सिमम भागीदारी हो, समाज के लोग जो है उसमें इन्वॉल्व हो, और वो ही इस सुधार कार्यक्रम को आगे। अंबेडकर भी स्टेट को संदेह की दृष्टि से देखते थे। ऐसा नहीं है कि वो भी मानते थे उसको कि ये जो है जो मानव समाज का अनिवार्य अंग नहीं है, ये एक समय विषय में इसकी उत्पत्ति हुई है, इसके पहले भी राज्य नहीं था और आगे भी ऐसा जरूरी नहीं कि राज्य होगा, इसकी एक कंटिंजेंट रियलिटी है और उसका कुछ उपयोग किया जा सकता है। लेकिन वो ये भी मानते थे कि जिस समाज के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं वो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हुए हैं, सामाजिक रूप से दबे हुए हैं, और शैक्षणिक रूप से उनके पास कोई धन दौलत नहीं है। तो ऐसे समाज को राज्य की सपोर्ट की जरूरत है। इसीलिए वो राज्य ओरिएंटेड रिफॉर्म के लिए जो है बातें करते थे कि जो है राज्य को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, और समाज पर हम पूरी निर्भरता नहीं रख सकते हैं, और समाज की निर्भरता पर अगर हम रहेंगे तो बरसों लग जाएंगे। अगर हम राज्य को उसमें इन्वॉल्व करेंगे तो जो है ये हमारा समाज सुधार का प्रोग्राम जो है तेजी से चलेगा। फिर मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका ये मतलब नहीं कि गांधी राज्य के पूर्णतः विरोधी थे। ऐसे कई अवसर आए गांधी के जीवन में, जैसे 1933 में रंगा अय्यर ने एक एंटी अनटचेबल टेम्पल एंट्री बिल लाया था। गांधी ने उसका सपोर्ट करा था और कहा था कि हाँ ये बिल पास होना चाहिए। इसके अलावा गांधी ने एक बार ये भी कहा था कि ये जो सेकुलर संसद है, अगर ये अनटचेबिलिटी के विरुद्ध कोई कानून बनाती है और पूरी हिंदू सोसाइटी भी उसका विरोध करती है, तब भी उसे ये कानून बनाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो जो उसकी क्षणिक वास्तविकता है राज्य की, उसको पूर्णता नकार रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं कि ये राज्य अभी हमारे साथ रहने वाला है, तो इसका कुछ उपयोग, मिनिमम उपयोग किया जा सकता है। वो पूर्णतः राज्य को नहीं नकार रहे, लेकिन उस पर डिपेंडेंसी के वो खिलाफ, क्योंकि वो ये मानते हैं ये जो है इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट नहीं करता है। अंबेडकर भी ये नहीं मानते हैं कि जो है सारा परिवर्तन राज्य ओरिएंटेड से ही आ जाएगा। वो भी ये कहते हैं कि टचेबल और अनटचेबल को राज्य साथ में मिला के नहीं रख सकता, ये तो आपसी प्रेम होगा, भाईचारा होगा, वही जो है एक दूसरे से साथ में मिला के रख सकता है। लेकिन फिर वो जो कह रहा हूं कि उनकी ऐतिहासिक परिस्थितियों में वो काम कर रहे थे, तो गांधी का एम्फेसाइज जो था कि समाज, कंसर्न सोसाइटी जो है उस रिफॉर्म को, मूवमेंट को आगे ले, और अंबेडकर का एम्फेसाइज था कि उस समय दलितों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति थी अच्छी नहीं है, तो राज्य को उसमें भागीदारी निभानी चाहिए, ये जो है। और मैं ये प्रपोज कर रहा हूं कि ये गांधी अंबेडकर सबक से हम ये सीख सकते हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे को रीइंफोर्स करता है। अगर राज्य ओरिएंटेड आप प्रोग्राम सिर्फ चलाओगे और लोगों में, सामाजिक लोगों के विचार में बदलाव नहीं लाओगे, तो एक तरह से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, एक तरह के वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न होगी। तो इसीलिए स्टेट ओरिएंटेड प्रोग्राम के साथ साथ जो है सोसाइटी का भी प्रोग्राम साथ में चलते रहना चाहिए, जिससे कि एक सामंजस्य बना रहे, और जो है ये एक समाज में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया और जाति के विनाश की प्रक्रिया एक स्वाभाविक रूप से चलती रहे। तीसरा जो अंतर मैं आप लोगों से बताना चाह रहा हूं वो ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस सेल्फ प्यूरिफिकेशन। गांधी ने जो प्रक्रिया चालू करी है उसके केंद्र में जो था अपर कास्ट मनुष्य है। उनका यह मानना था कि ये जो छुआछूत की भावना है वो कौन प्रैक्टिस करता है, ये अपर कास्ट व्यक्ति प्रैक्टिस करता है। तो किसमें सुधार की जरूरत है, इसमें अपर कास्ट व्यक्ति को सुधार की जरूरत है। तो उसे वो ये कहते थे कि ये एक तरह का सिन है, एक तरह का पाप है, और अपर कास्ट व्यक्तियों को उस शुद्धि प्रोसेस से गुजरना होगा कि वो जो है अपने आप को प्यूरिफाई कर सके, और ये जाति छुआछूत की भावनाओं का त्याग कर सके, ऊंच नीच की भावनाओं का त्याग कर सके, और अपने आप को शुद्ध कर पाए। उनके लिए ये शुद्धि थी, ये आत्म सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। तो जाति का विनाश गांधी के लिए क्या है, एक सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है कि जो है उच्च जाति के वर्गों के लोगों को इस प्रक्रिया से गुजरना होगा और एक अच्छा इंसान बनना होगा, उससे ये समाज में असमानता की समाप्ति होगी।
लेकिन अंबेडकर जो है वो उसको इस तरह से नहीं समझते थे। वो ये सोचते थे अगर इस तरह की प्रक्रिया होगी तो जो दलित है वो दलित वर्ग एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और अपर कास्ट जो है वो एक सब्जेक्ट की तरह से व्यक्ति विशेष होंगे। तो जिसमें अपर कास्ट जो है अपने आप को ग्लोरीफाई करके देखेगा कि ये मैं हूं, मैंने ऐसा महान काम किया हूं, जाति जाति को विनाश अपना जो है छुआछूत छोड़ दिया, ऊंच नीच की भावना का त्याग कर दिया है। तो दलित जो है एक मिरर की तरह बन जाएंगे, एक एक क्या बोलते हैं हम मिरर को, एक मिरर की तरह बन जाएगा जिसमें अपर कास्ट जो है अपने अहम को ग्लोरीफाई करके देख पाएगा। तो वो इस तरह के आंदोलन का वो विरोध करते थे। उनका ये कहना था कि ये जो छुआछूत की भावना है, ऊंच नीच की भावना है, वो सिर्फ असामाजिक सामाजिक समाज में एक्सप्लॉयटेशन की ही बात नहीं है, वो दलित समाज को के मॉरल को, कॉन्फिडेंस को भी कम करने की कोशिश करती है कि अगर आप किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं तो उस व्यक्ति का मॉरल डाउन होता है, उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो अगर हमको जाति के विनाश के लिए कोई प्रक्रिया चलानी हो तो ये बात का भी ध्यान रखना होगा कि दलित लोगों के जीवन में कॉन्फिडेंस की भी भावना है, उनमें नैतिकता का भी भाव जगे और उनमें उनका मॉरल मॉरल बूस्ट हो और उनमें कॉन्फिडेंस आए। तो वो चाहते थे कि इस तरह से हम व्यवस्था, इस तरह की मेथड बनाए जिसमें दलितों को संगठित होने के लिए और साथ में संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो और वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। क्योंकि आप अगर उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किए बिना सिर्फ जाति का विनाश कर देंगे, जिस तरह से अपर कास्ट को ग्लोरीफाई करके कि ये महान मैं काम करने वाला हूँ, तो वो उसमें उनके दलितों के परफॉर्मेंस में जो है वो इफेक्ट करेगा। तो उनके ऐसी मेथड होना चाहिए कि जो दलितों के अंदर एक आत्मसम्मान का भाव जागे। ये भी एक महत्वपूर्ण बात हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये भी दो डिफरेंस है। अगेन मेरा जो पॉइंट मेरा सेम है कि ये दोनों मेथड बहुत जरूरी है कि उच्च जाति के लोगों को भी अपने सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा और दलित समुदाय को भी जो है अपना कॉन्फिडेंस लेवल, जो आत्मसम्मान, आत्म कॉन्फिडेंस जो है बढ़ाने की प्रोसेस करना चाहिए। इसीलिए ये दोनों दोनों जो है मेथड्स को हमें साथ में चलाने की जरूरत है। अब मैं बस, शायद मेरे पास समय भी कम है, बस 5-7 मिनट में मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा कि ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, ये देखा जाता है कि अधिकतर इस तरह से चित्रित किया जाता है कि गांधी गांधी जो थे बहुत ट्रेडिशनलिस्ट थे, धर्म में विश्वास करने वाले, सादगीपूर्ण जीवन करने वाले, वो विज्ञान का और टेक्नोलॉजी का विरोध करने वाले। और अंबेडकर उस तरह थे, पूर्णतः मॉडर्न थे, जो जो क्या प्रपोज कर रहे थे, जो अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रपोज कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि इस तरह से भी मॉडर्नाइजेशन से भी जो है जाति का विनाश हो सकता है। लेकिन ये समझ सतही है। गांधी गांधी जो थे वो विज्ञान और तकनीकी के विरोधी नहीं थे, ये हमको समझने की कोशिश करना चाहिए। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि विज्ञान और तकनीकी सारे समस्याओं का जड़ है, कि सारी समस्याओं का रामबाण है, कि इसकी मदद, विज्ञान और तकनीकी के फैलाव के कारण हम सारी समस्याओं का हल कर लेंगे। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि आप समाज में ऊपर से साइंस और टेक्नोलॉजी का इम्पोजिशन कर दो, फैलाव कर दो, तो लोग तार्किक और मॉरल बन जाएंगे। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसका एग्जाम्पल हम आज भी देख सकते हैं, जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसमें भी आप देखते हो लोग लौंग से, दालचीनी से कोरोना का इलाज करने के लिए आपके पास पोस्ट फॉरवर्ड करते रहते। तो विज्ञान और तकनीकी के आर्टिफिशियल फैलाव के कारण व्यक्ति तार्किक और मॉरल नहीं बनता, गांधी ये मान। और जब तक आप व्यक्ति को तार्किक और नैतिक नहीं बनाएंगे, आप गैर 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 बराबरी, असमानता और समाज की समस्याओं का हल नहीं कर सकते। तो गांधी की प्राइमरी जो
प्रॉब्लम साइंस और टेक्नोलॉजी से नहीं थी, उनकी इस बात से थी कि लोग ये समझते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी हर चीज का रामबाण है, आप साइंस और टेक्नोलॉजी फैला दो और सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। वो ये मानने को तैयार नहीं थे, वो मानते थे। और इसी तरह अंबेडकर के बारे में भी ये सोचना कि वो ये मानते थे कि क्या बोलते हैं, विज्ञान और तकनीकी और अर्बनाइजेशन, ये सच बात है कि अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, जाति अपने आडंबरपूर्ण तरीके से आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, उसके जो डे टू डे लाइफ के जो मेथड्स है वो थोड़े से डाइल्यूट हो जाते हैं, उसको रिचुअलिस्टिक फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। लेकिन अंबेडकर भी ये नहीं मानते थे कि इससे जाति का, आप साइंस और विज्ञान का प्रसार कर दोगे तो जाति का उन्मूलन हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए कि वो जो है बुद्धिज्म की तरफ जाते हैं, उनका भी यही मानना है कि व्यक्ति को तार्किक बनाना चाहिए। उनकी लड़ाई हिंदुइज्म में पाखंड से थी, हिंदुइज्म से नहीं थी, धर्म के वो खिलाफ नहीं थे। वो ये भी मानते थे कि धर्म से लोगों को तार्किक बनाया जा सकता है, साइंस की अपेक्षा धर्म जो है लोगों को ज्यादा तार्किक और नैतिक बनाती है। इसीलिए वो बुद्धिज्म की तरफ, उन्हें बुद्धिज्म इसीलिए पसंद था कि वो तार्किक है, तार्किकता का जो है प्रसार करता था। तो गांधी और अंबेडकर यहाँ पर भी ना गांधी साइंस और टेक्नोलॉजी के विरुद्ध थे, और ना गांधी जो है अंबेडकर साइंस और विज्ञान को मानते थे कि ये सारी समस्याओं का रामबाण है। वो ये मानते थे कि साइंस और क्या बोलते, तार्किकता और नैतिकता का प्रचार और प्रसार करना चाहिए, और विज्ञान जो है इसमें सफल नहीं है। और अगर आपको हमारे समाज की समस्या, जो सबसे बड़ा सबक हम आज सीख सकते हैं अंबेडकर बहस से, वो ये है कि सारी समस्या की समाधान है कि हम किस तरह व्यक्ति को तार्किक और नैतिक बनाए, और मॉडर्निटी पे हम ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते हैं लोगों को तार्किक और नैतिक बनाने के लिए, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है, लोग उसके बहुत जल्दी आदी हो जाते हैं और उसको यूज करने लगते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, लेकिन वो उसकी पीछे के छुपे प्रिंसिपल को नहीं समझ पाते। तो इसलिए धर्म की तरफ लौटना होगा, और धर्म से हम लोगों को तार्किक और नैतिक बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गांधी और अंबेडकर के ये कुछ बहस के सबक है जो हम लोग सीख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं, और मुझे बहुत खुशी होगी यदि कुछ क्वेश्चन आंसर में ले पाऊं तो। धन्यवाद। मैंने कोशिश की समय पर समाप्त कर दी। नहीं सर, आपने बिल्कुल समय पर समाप्त कर दिया, बल्कि हम तो और सुनना चाहते थे। तो जो वक्तव्य रहा सर का सबने सुना, 4-5 बिंदुओं पर उन्होंने जोर दिया जो साथी देर से जुड़े, कि गांधी और अंबेडकर की बहस का सबक ये है कि हम उनको दोनों को उनकी वैचारिकी के आधार पर समझें। दोनों के साध्य एक है, साधन अलग अलग है, तरीके अलग अलग हैं, और दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के बजाय दोनों के अपने अपने मेथड्स जो हैं जाति के विनाश के, उनके अंतर पर ज़्यादा जोर दें, और उनके एप्रोप्रिएशन की कोशिश ना करें, एक को बड़ा बनाने दूसरे को छोटा करने की कोशिश ना करें। साथ में जो पॉलिटिकल एप्रोप्रिएशन है किसी पर्सनालिटी का, उससे एकेडमिक डिबेट को अलग रखें। एकेडमिक्स में जो हमारी समझ होनी चाहिए, बुद्धिजीवियों की जो समझ होनी चाहिए, और जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसके अलगाव की जरूरत है। 4-5 सर ने जो बातें कही हैं, वो जो साथी जो नहीं सुन पाए हैं वो इसके वीडियो रिकॉर्डिंग से सुन लेंगे। स्टेट वर्सेस सोसाइटी का एक मसला सर ने बताया गांधी और अंबेडकर में, एक सेल्फ रेस्पेक्ट, अस्मिता बनाम सेल्फ प्यूरिफिकेशन का मामला बताया, एक ट्रेडिशनल और मॉरलिटी का मसला था, गांधी में परंपरा और अंबेडकर में आधुनिकता की बात, और एक मानव की नैतिकता पर ज्यादा जोर, व्यक्ति पर ज्यादा जोर देकर सुधार, और दूसरा संस्थागत सुधार। इस तरह के 3-4 बिंदु सर ने आज लिए हैं जिन पर हम लोगों ने उनका वक्तव्य सुना है।